नमस्कार, दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। बीते हफ्ते की 3 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। आइए पहले तीनों खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि गिनिया इन दिनों चर्चा में क्यों है। इसके बाद समझेंगे कि 2015 के पेरिस आतंकी हमलों को फिर क्यों याद किया जा रहा है, और आखिर में बात ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। लेकिन सबसे पहले बात गिनिया की करते हैं। पिछले कुछ समय से दुनिया भर के देश बड़ी राजनीतिक हलचलों के गवाह रहे हैं। इनमें से कुछ देश ऐसे थे जहां लगा था कि लोकतंत्र अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, और देखते ही देखते सीधे तख्ता पलट। फिर बात चाहे म्यांमार की हो, माली की हो या फिर अफगानिस्तान की, दुनिया के कई देश ऐसे राजनीतिक संकटों से जूझ रहे हैं। लेकिन आज हम यहां बात करने जा रहे हैं एक पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी की। गरीब देशों में शामिल गिनिया यानी गिनी भी इन दिनों बड़े संकट से गुजर रहा है। अब यहाँ की सरकार और संसद दोनों भंग हो चुकी है, और लगभग वही सूरत हाल है जो म्यांमार में इन दिनों देखा जा रहा है, यानी सैन्य शासन। तख्ता पलट क्यों हुआ, कैसे हुआ, पूरा घटनाक्रम क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इन सभी बातों पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं गिनी के बारे में। गिनी एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है जिसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में गिनी बिसाऊ, उत्तर में सेनेगल, उत्तर और उत्तर पूर्व में माली, दक्षिण पूर्व में आइवरी कोस्ट, दक्षिण में लाइबेरिया और दक्षिण पश्चिम में सिएरा लियोन से लगती हैं। पश्चिम में यह देश अटलांटिक महासागर से सटा हुआ है। गिनी में बॉक्साइट का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन यहाँ के लोग पश्चिम अफ्रीकी देशों में सबसे गरीब लोगों में गिने जाते हैं। इस देश के इतिहास पर जाएं तो पता चलता है कि एशिया और अफ्रीका के कई देशों की तरह इस देश का भी औपनिवेशिक इतिहास रहा है। गिनी 1891 से फ्रांस का उपनिवेश था, जिसे 1958 में आज़ादी मिली। आज़ादी से लेकर 1990 के दशक तक गिनी अपने राजनीतिक विकास के दौर से गुजर रहा था। 1993 में यहां राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार बहुदलीय चुनाव हुए और लांसना कॉन्ते को गिनी का राष्ट्रपति बनाया गया। इधर 1995 में जब नेशनल असेंबली के इलेक्शन हुए तो उसमें यूनिटी एंड प्रोग्रेस पार्टी को बहुमत हासिल हुआ, जिसकी कमान लांसना कॉन्ते ही संभाल रहे थे। दूसरी तरफ रैली ऑफ गिनियन पीपल पार्टी एक बड़े विपक्षी दल के तौर पर उभरी, जिसे लीड कर रहे थे अभी सत्ता परिवर्तन के शिकार हुए अल्फा कॉन्दे। सरकार बनने के बाद यहां कुछ समय तक ही शांति रही और अगले कुछ सालों तक यहां उथल पुथल का दौर चला। 1996 में सेना की एक बड़ी टुकड़ी ने कम वेतन और खराब सुविधाओं के नाम पर राष्ट्रपति भवन पर ही गोलीबारी कर दी, जिसमें करीब 30 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इधर साल 2000 में गिनी को पूरी तरह अस्थिर करने की कोशिशें की गई। सिएरा लियोन और लाइबेरिया से सटे इलाकों पर वहां के लड़ाकों ने हमला कर दिया, जिसमें करीब 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। गिनी सरकार ने इसके लिए लाइबेरिया, सिएरा लियोन के एक मिलिटेंट ग्रुप यूनाइटेड रिवोल्यूशनरी फ्रंट और गिनी के ही एक पूर्व सैन्य अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया। गिनी की इन पुरानी घटनाओं से साफ समझ आता है कि यहां गिनी की सरकार और सेना की आपस में कभी नहीं बनी। साल 2008 में गिनी के पूर्व राष्ट्रपति लांसना कॉन्ते की मौत हो गई और देश की सत्ता यहां की सेना हथिया ले गई। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने गिनी में इस तख्ता पलट की कड़े शब्दों में निंदा की, लेकिन यहाँ के लोगों को इस बात से कोई हिचक नहीं दिखी। इसके उलट एक बड़ी आबादी ने सेना के इस काम की सराहना ही की। हालांकि इस दौरान सेना उनके गले की हड्डी बने कुछ बड़े नेताओं को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही थी। इनमें सबसे बड़े नेता थे रैली ऑफ गिनियन पीपल के अल्फा कॉन्दे। अपने मिशन में रोड़ा बनते देख अल्फा कॉन्दे को सेना ने लंबे समय तक के लिए नजरबंद कर दिया। 2010 में पहली बार लोकतांत्रिक ढंग से राष्ट्रपति चुनाव कराए गए। अल्फा कॉन्दे की वापसी हुई और वो पहली बार राष्ट्रपति चुनकर आए। हालांकि वो पहली बार में सीधी जीत हासिल नहीं कर सके थे और वे दूसरे चरण में राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए। ये बताता है कि कहीं ना कहीं अल्फा कॉन्दे की लोकप्रियता उतनी ज्यादा नहीं थी। इधर सेना भी कॉन्दे के पीछे पड़ी हुई थी और राष्ट्रपति बनने के 1 साल के भीतर राष्ट्रपति भवन पर हमला कर दिया गया।
गिनी में बिगड़ते हालातों की एक बड़ी वजह यहाँ दो बड़े समुदाय भी हैं। कौंदे दरअसल मालिंके समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी कुल आबादी की 35% है, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में हारे उम्मीदवार केलो डालेइन डियालो फ्यूल समुदाय से थे, जिसकी आबादी गिनी में 40% है। ऐसे में इन दो समुदायों के बीच प्रभुत्व को लेकर लंबे समय से झगड़े भी चल रहे हैं। पहले कार्यकाल के दौरान अल्फा कौंदे पर कई तरह के आरोप लगे कि उनका रवैया एक तानाशाह जैसा है। वहीं कुछ विरोधी ये भी कहते दिखे कि वे अपने से अलग दूसरे समुदाय के लोगों के अधिकारों की बात नहीं करते। हालांकि इन सब के बावजूद 2015 में राष्ट्रपति चुनाव में कौंदे फिर जीत हासिल करते हैं। 2020 में कौंदे के कार्यकाल के 5 साल पूरे होने वाले थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी इच्छा इस बात की होने लगी कि वे आगे लंबे समय तक सत्ता अपने हाथों में रखें। इसके लिए उन्होंने देश के संविधान तक में बदलाव कर डाला और ऐसी व्यवस्था बना दी कि वे आगे तक राष्ट्रपति बने रहें। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि गिनी का संविधान किसी व्यक्ति को अधिकतम 2 बार तक ही राष्ट्रपति बनने की इजाजत देता था। मार्च 2020 में संविधान में बदलाव किए गए और कौंदे अक्टूबर 2020 में चुनाव फिर से जीत गए, यानी लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का मौका उन्हें मिला। या यूं कहें कि यह मौका मिला नहीं, बल्कि येन केन प्रकारेण मौका अपने लिए उन्होंने बना लिया। लेकिन जैसा कि आशंका थी, देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं कौंदे पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने चुनाव में धांधली कर ये जीत हासिल की है। लगभग 1 साल बाद यानी सितंबर 2021 तक आते आते गिनी में कुछ ऐसे हालात बनने लगे कि सेना सरकार पर हावी होते दिखने लगी। फिर बीते 5 सितंबर को जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। राजधानी कॉनकरी में बने राष्ट्रपति आवास के बाहर अचानक तेज गोलीबारी शुरू हुई और कुछ ही देर में टीवी पर प्रसारण किया गया कि राष्ट्रपति अल्फा कौंदे सेना के कब्जे में हैं और देश के संविधान को रद्द घोषित किया गया है। इसके साथ ही देश की सभी सीमाएं बंद कर दी गईं और देशव्यापी कर्फ्यू घोषित कर दिया गया। क्षेत्रीय गवर्नर्स की जगह सेना के कमांडर्स अब उन गद्दियों पर बैठे हुए हैं। स्पेशल फोर्स की जिस टुकड़ी ने सत्ता हथियाने का ये काम किया, उसने अगले कुछ ही हफ्तों में नई यूनियन गवर्नमेंट बनाने की बात कही है। लेकिन इस पूरे तख्ता पलट से जुड़े एक शख्स का नाम सुनकर आपको हैरानी होगी। हम बात कर रहे हैं स्पेशल फोर्स ग्रुप के मुखिया कॉल मामाडी दोम्बोया। दरअसल कॉल मामाडी दोम्बोया की अगुवाई में ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। कॉल मामाडी दोम्बोया दरअसल इससे पहले फ्रेंच फॉरेन लीजन के लिए अपनी सेवाएं दे चुका है। फ्रेंच फॉरेन लीजन फ्रांस के उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें चौंकाने वाली बात क्या है। दरअसल दोम्बोया वही शख्स है जिसे 2018 में अल्फा कौंदे ने गिनी वापस बुला लिया था और नवगठित एलीट स्पेशल फोर्स ग्रुप की कमान संभालने का आदेश दिया था। लेकिन शायद अल्फा कौंदे को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि दोम्बोया ही उनके इस तरह से धाराशायी होने की वजह बनेगा। गिनी के रक्षा मंत्रालय ने सफाई देते हुए स्थिति नियंत्रित होने की बात कही है, लेकिन वीडियो फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया उससे कुछ भी छिपा नहीं है। उधर यूएन महासचिव गुटेरेस ने भी आलोचना कर इस बात की पुष्टि कर दी कि गिनी में हालात कैसे हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि अगले कुछ हफ्तों में यहां क्या होता है और गिनी की दिशा और दशा क्या बनती है। चलिए अब पहली खबर के बाद बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। आज की हमारी दूसरी खबर है यूरोप से जुड़ी हुई। दरअसल इन दिनों फ्रांस की राजधानी पेरिस खबरों में है, और हो भी क्यों ना, पेरिस में इस वक्त यूरोप के इतिहास में हुए तीसरे सबसे बड़े आतंकी हमले पर सुनवाई चल रही है। ये सुनवाई प्लेस द जस्टिस कोर्ट हाउस में हो रही है। इंग्लिश में समझें तो प्लेस ऑफ जस्टिस। ये जगह राजधानी पेरिस के लगभग बीचों बीच है और सीन नदी पर एक द्वीप के जैसे दिखती है। यहाँ फ्रांस के लगभग सभी बड़े अदालती कामकाज देखे जाते हैं। इन दिनों प्लेस द जस्टिस के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का पहरा है। सुरक्षा इंतजामों को देखते हुए इस जगह को फिलहाल दूसरे इलाकों से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। वहीं पूरा पेरिस भी हाई अलर्ट पर है। आखिर मामला 2015 में पेरिस में हुए बम धमाकों और गोलीबारी का है, जिसमें कम से कम 130 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।
अब इस पूरे मामले में 20 लोगों पर विस्तार से ट्रायल चल रहा है। लगभग 5 साल के अंतराल पर हो रहा यह जुडिशियल ट्रायल फ्रांस के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा मुकदमा है, जिसमें 1800 अभियोगी और 300 से ज्यादा वकील हिस्सा ले रहे हैं। मई 2022 तक इस पूरे मामले में अदालत का फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए आज हम इस पूरे वाकये पर बात करेंगे, साथ ही जानेंगे पेरिस पर इतने बड़े हमले के तार आखिर किन किन पहलुओं से जुड़े हुए हैं। पेरिस में आज से करीब 5 साल पहले यानी नवंबर 2015 में 6 अलग अलग जगहों पर बम धमाके और गोलीबारी हुई। सबसे पहले 3 धमाके फ्रांस के नेशनल स्टेडियम स्टेड दे फ्रांस के बाहर रात 9:20 पर हुआ। निशाना स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक फ्रांस और जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ियों को बनाया गया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने हमलावरों के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया और उन्हें स्टेडियम के बाहर ही मार दिया गया। नेशनल स्टेडियम के बाद बारी अब रूए एलिबर्ट की थी, जहां एक रेस्टोरेंट ले कैरेलोन पर एक बार फिर गोलीबारी की जाती है। इस हमले के 7 मिनट बाद ही रूए एलिबर्ट से कुछ ही मीटर दूर रूए दे ला फॉन्टेने और रॉय में भी गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें 5 लोग मारे गए। कुछ ही मिनटों बाद 2 और अलग अलग इलाकों में गोलीबारी और आत्मघाती हमले हुए, जिसमें कुछ और लोग मारे गए। लेकिन अभी सबसे बड़ा हमला बाकी था। हम बात कर रहे हैं 1500 लोगों की क्षमता वाले बटाक्लान कॉन्सर्ट हॉल की। यहां लगभग 2 से 2.5 घंटों तक मुठभेड़ चली, लेकिन हमलावर अपना टारगेट पूरा करने में कामयाब हो गए। इस कॉन्सर्ट हॉल में भीड़ पर हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी में लगभग 90 लोग मारे गए और करीब 100 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। इस हमले में शामिल कई आतंकियों को पुलिस ने मार गिराया और गिरफ्तार भी किया। हमले के मास्टरमाइंड एक बेल्जियन नागरिक अब्देल हामिद अबाउद को भी कुछ दिनों बाद पेरिस में ही पुलिस ने मार गिराया। उस रात यानी 13 नवंबर को पेरिस में जो कुछ हुआ उसने फ्रांस सहित पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और जैसे कि आशंका थी, सभी हमलों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली। साल 2015 वही दौर था जब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लिवेंट और दाएश के नाम से जाना जाने वाला इस्लामिक स्टेट मिडिल ईस्ट में अपना कोहराम मचा रहा था। इस्लामिक स्टेट्स आतंकी संगठन मिडिल ईस्ट और एशिया के कई देशों को मिलाकर एक बड़े क्षेत्र पर अपना दावा करता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से इराक और सीरिया के क्षेत्र शामिल हैं। 2014 के बाद से इन 2 देशों में आईएसआईएस ने बड़ी तबाही मचाई, जिसमें इन दोनों देशों की सेनाओं के साथ चली लड़ाइयों में इरबिल, किरकुक, रक्का, मोसुल और अलेप्पो जैसे शहर लगभग तबाह हो गए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इन सभी बातों के तार पेरिस में हुए हमले से कैसे जुड़ते हैं। दरअसल अभी हमने आपको बताया कि आईएसआईएस को रोकने के लिए सीरिया और इराक की सेनाएं तो लगी ही थीं, लेकिन अभी पश्चिम देशों की एंट्री बाकी थी। आईएसआईएस के प्रभुत्व को बढ़ता देख अमेरिका ने भी सीरिया और इराक पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इस पूरे संगठन में फ्रांस की भी बड़ी भूमिका थी। इसके बाद आईएस ने पश्चिम देशों को अपना निशाना बनाने का मन बना लिया था। लेकिन इधर यूरोप में फ्रांस को ही क्यों चुना गया? असल में फ्रांस सीरिया में लंबे समय से चल रहे गृहयुद्ध को खत्म करने के लिए पहले से ही सक्रिय था। सीरिया के मामले में फ्रांस की विदेश नीति किसी भी यूरोपीय देश की तुलना में सबसे तेजी से काम कर रही थी। फ्रांस सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को पद से हटाना चाहता था। अमेरिका के साथ मिलकर सीरिया और इराक से आईएसआईएस को भी नेस्तनाबूद करने की उसने योजना बना रखी थी। यही वजह है कि जब पेरिस में हमले हुए तो बशर अल असद और आईएसआईएस ने एक सुर में कहा कि पेरिस में जो हुआ वह उसकी ही विदेश नीति का अंजाम है। हालांकि ये बात अलग है कि बशर अल असद अपनी ही गद्दी बचाने के लिए अलग अलग विद्रोही गुटों से जूझ रहा था, जिसमें आईएसआईएस भी एक नाम है। फ्रांस ने 2014 में इराक से आईएस के खिलाफ अपने मिशन की शुरुआत की, पर बाद में अमेरिका के एयर स्ट्राइक कैंपेन में शामिल होकर सीरिया में भी हमले शुरू कर दिए। फ्रांस ने रक्का को निशाना बनाते हुए भारी बमबारी की। फ्रांस के इन हमलों से आईएसआईएस को सीरिया और इराक के कई इलाकों में मुंह की कहानी पड़ी। एक और वजह यह है कि फ्रांस आईएसआईएस पर हमलों से पहले मिडिल ईस्ट के बाहर दूसरे जितने भी इस्लामिक लड़ाके थे उनके खिलाफ पहले से ही सक्रिय था। इनमें एक समूह ऐसा भी था जो मोस्ट वांटेड आतंकी अबू बकर अल बगदादी की अगुवाई में काम कर रहा था। बाद में यही आतंकी अपने आप को इस्लामिक स्टेट का
खलीफा घोषित कर देता है। इन दो बातों के चलते ही फ्रांस किसी और यूरोपीय देश के मुकाबले आईएस की आंखों में सबसे ज्यादा खटक रहा था। इन हमलों के बाद इस्लामिक स्टेट ने सीधी धमकी दी कि मिडिल ईस्ट के बाहर फ्रांस ही अब उसका सबसे बड़ा टारगेट है। इसके बाद रोम, लंदन और वॉशिंगटन डीसी भी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। पेरिस में हुए भयावह हमलों ने तत्कालीन होलांदे सरकार को सकते में डाल दिया था। सरकार ने वायुसेना को आईएस पर एयर स्ट्राइक के आदेश दिए। वायुसेना ने बड़े पैमाने पर सीरिया के अल रक्का में बमबारी की, जिसमें आईएसआईएस को भारी नुकसान हुआ। इस आतंकी हमले के बाद फ्रांस ने अपने एंटी टेरर में बड़े बदलाव किए और पुलिस की जांच पड़ताल की शक्तियों का दायरा और कड़ा कर दिया। जब आतंकी हमलों की बात आती है तो हमारे जहन में अक्सर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, ईरान जैसे देशों का नाम ही आता है। भारत भी कई मर्तबा बड़े आतंकी हमलों का शिकार हुआ है, लेकिन यूरोप भी कहीं ना कहीं आतंकी हमलों का बड़ा टारगेट बन चुका है। यूरोपियन यूनियन में आतंक की स्थिति पर यूरोपोल की रिपोर्ट की माने तो अकेले 2020 में ही यूरोपियन यूनियन में 57 आतंकी हमले हुए हैं। वहीं 2019 में यह आंकड़ा 55 था। 2014 के बाद जितने भी बड़े जिहादी हमले हुए उनमें कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट की भूमिका पाई गई। बात चाहे 2015 के पेरिस में सिलसिलेवार हमलों की हो या फिर 2016 में ब्रुसेल्स में हुए टेरर अटैक की। इन सभी बातों के अलावा पश्चिमी देश आजकल एक अलग तरह की परेशानी का केंद्र बन चुके हैं। यह है लोन वुल्फ टेरर अटैक। लोन वुल्फ यानी अकेला क्रूर व्यक्ति जो एक भेड़िए की तरह भीड़ पर हमला करता है। इसमें एक इंसान किसी चरमपंथी विचारधारा से प्रभावित होता है और उसके लक्ष्य के लिए वो भीड़ पर अकेले ही हमला कर देता है। पिछले कुछ सालों में आतंकी समूह इस तिकड़म का बड़ा सहारा ले रहे हैं। आईएसआईएस जैसे आतंकी समूह नवयुवकों को अपने जिहादी सोच से प्रेरित करने में काफी सफल रहे हैं, जिससे यूरोप में कई हमलों को अंजाम दिया गया है। चलिए अब आज की आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पिछले दिनों ब्रिक्स देशों का 13वां शिखर सम्मेलन हुआ। हमारे लिए इसमें खास बात यह है कि इस बार इसकी मेजबानी भारत ने संभाली। हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की हो। इससे पहले 2012 में और 2016 में भी भारत को इसके आयोजन का मौका मिला था। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो पिछले दिनों हुए सम्मेलन के पहले 2016 में भी वे इसकी अध्यक्षता कर चुके हैं। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए इस बार इन देशों के प्रमुख एक दूसरे से सीधे मुखातिब नहीं हो सके हैं, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही नेताओं को बैठक में हिस्सा लेना पड़ा। ब्रिक्स समूह में जो देश शामिल हैं उनमें से 3 का दबदबा वैश्विक भू राजनीति में अच्छा खासा है, इसलिए ब्रिक्स समूह की इस हालिया बैठक पर चर्चा करना बेहद अहम हो जाता है। ब्रिक्स देशों का महत्व क्या है, इसके साथ क्या मुद्दे जुड़े हुए हैं और हालिया बैठक में क्या हुआ, इन सभी पर आगे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ब्रिक्स के इतिहास के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं और उन देशों के नाम को आपस में जोड़कर ही बना है ब्रिक्स, यानी बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। असल में ब्रिक्स पहले ब्रिक ही था क्योंकि दक्षिण अफ्रीका इसमें बाद में जुड़ा। इसके गठन की बात करें तो सबसे पहले 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुई G8 देशों की मीटिंग के बाद 4 देशों ब्राजील, रूस, चीन और भारत के नेताओं की मुलाकात हुई। इसके बाद सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में हुई यूएन महासभा की चर्चा के बाद इन 4 देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई, जिसमें इन नेताओं ने बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की अपनी मंशा जताई। हालांकि भारत की तरफ से इस बैठक में रक्षा मंत्री ने हिस्सा लिया था। जुलाई 2008 में इस दिशा में बड़ा कदम उठाया गया जब टोक्यो में रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ब्राजील, भारत और चीन के शीर्ष नेताओं से मिले। इस मुलाकात के बाद ब्रिक देशों का पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन होना बाकी था। ब्रिक देशों का पहला शिखर सम्मेलन जून 2009 में रूस के येकाटेरिनबर्ग में हुआ। इसके बाद सितंबर 2010 में जब ब्रिक देशों के विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में मिले तो इस समूह में दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करने पर रजामंदी बनी। लिहाजा इसका नाम ब्रिक से बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया,
दक्षिण अफ्रीका ने 2011 में चीन के सानिया में हुए तीसरे शिखर सम्मेलन में पहली बार शिरकत की। ब्रिक्स देशों का भू राजनीति में इतना ज्यादा दबदबा क्यों है, इस बात का अंदाजा इनकी अर्थव्यवस्थाओं से लगाया जा सकता है। पांचों देश दुनिया में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। हालांकि कोरोना महामारी के बाद किस तरह से पूरा सूरत हाल बदला है वो किसी से छिपा नहीं है। वैश्विक जीडीपी में इन देशों की 24% हिस्सेदारी है, जबकि वैश्विक व्यापार में 16%। आबादी के मामले में ब्रिक्स काफी ऊपर है। इन देशों में दुनिया भर के 41% से भी ज्यादा आबादी रहती है। अपनी पहली बैठक के बाद से ब्रिक्स देशों ने कई पहलुओं पर सहयोग को मजबूत किया है, फिर बात चाहे आर्थिक विकास की हो या आतंकवाद से लड़ने की। ऐसी ही एक पहल 2014 में की गई, जब ब्राजील के फोर्तलेजा में ब्रिक्स की छठी बैठक हुई। इस बैठक में सभी देश एक बैंक बनाने पर सहमत हुए। बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम दिया गया। इस बैंक का मुख्य काम ब्रिक्स और दूसरे उभरते देशों में बुनियादी संरचना के विकास के लिए धन मुहैया कराना है। इसके बाद अगर बात आतंक को रोकने की करें तो ब्रिक्स देश लंबे समय से इस पर आपसी सहयोग को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इसके लिए ब्रिक्स देशों के बीच ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक होती है। लगातार बैठकों के बाद इसका सकारात्मक परिणाम अब ये निकल के आया कि हालिया सम्मेलन से पहले ही इन 5 देशों ने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान को अपना लिया है। इस एक्शन प्लान को अडॉप्ट करने का फैसला शिखर सम्मेलन से पहले ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच हुई बैठक में लिया गया था। ब्रिक्स देशों के बीच आपसी सहयोग 3 तरह से होता रहा है। ट्रैक 1, जिसमें इन देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर बात होती है। ट्रैक 2 में सभी देशों की संस्थाएं और दूसरी एजेंसीज हिस्सा लेती हैं। और ट्रैक 3 पर सिविल सोसाइटी और पीपल टू पीपल कनेक्शन होता है। इन सभी बातों के बाद अब हम ब्रिक्स के महत्व और प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स अपने गठन के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसी बड़ी संस्थाओं में एक बड़ा मंच बनकर उभरा है, जहां विकासशील देशों के हित में बात की जा सकती है। इसके अलावा ये देश जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर किसी तरह का वित्तीय संकट आता है तो इससे निपटने के लिए भी ब्रिक्स में कॉन्टिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की व्यवस्था है। भले ही ब्रिक्स देशों के बीच आपसी समन्वय ठीक चला आ रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये बैठकें सिर्फ औपचारिकता निभाने वाली बात हैं। उसके बाद आपसी मतभेद और तनाव मानो खुलकर सामने आ जाते हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जो हुआ सबने देखा। तनाव यहां तक बढ़ गया कि दोनों मोर्चों पर बराबर संख्या में सैनिक तैनात हो गए। आतंकवाद को लेकर यूएन में जिस तरह चीन और भारत के बीच मतभेद रहे हैं, वो भी एक मुद्दा है। इधर सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की बात करें तो चीन इसमें सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत को अभी तक सदस्यता मिल चुकी होती है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर चीन ने जो रोना रोया वो बताता है कि चीन कभी भी भारत को वैश्विक शक्ति बनते नहीं देख सकता। तालिबान को लेकर चीन और रूस का स्टैंड सबके सामने है। दोनों ही देश तालिबान सत्ता के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन भारत के लिए अफगानिस्तान संकट अभी भी सिरदर्द बना हुआ है। इन सभी बातों के अलावा ब्रिक्स में संतुलन की कमी भी दिखती है। इसकी बड़ी वजह है रूस, चीन और भारत जब एक साथ आते हैं तो दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील अपने आप ही दरकिनार जैसे हो जाते हैं, क्योंकि इस समूह में इन 3 देशों का अपना प्रभुत्व है। अब पिछले दिनों जो 13वां शिखर सम्मेलन हुआ, उसके बाद देखना होगा कि आतंकवाद के विषय पर ये देश वास्तव में कैसे आगे बढ़ते हैं या ये बात सिर्फ संबोधनों तक ही रह जाती है। इस सम्मेलन के लिए भारत ने काउंटर टेररिज्म, ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्ट्रेटजी 2020-25, डिजिटल हेल्थ जैसे मुद्दों को मिलाकर एजेंडा तैयार किया था। इस बार सम्मेलन की थीम थी ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। यहाँ 15 इसलिए क्योंकि शुरुआत से देखें तो इस साल ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ है। इतने आपसी मतभेद होने के बाद भी 13वें शिखर सम्मेलन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी तालिबान मुद्दा। वजह हो भी क्यों ना, आखिर 3 बड़े देश भारत, रूस और चीन इस गुट में शामिल हैं और तीनों के ही गहरे हित अफगानिस्तान में हैं। लेकिन बैठक में सभी देश तालिबान मुद्दे पर गहराई से बातचीत करने पर बचते दिखे। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन ने जरूर 2 टूक कहा कि अफगानिस्तान अपने ही पड़ोसी देशों के लिए आतंक का अड्डा बनकर
खतरे के तौर पर न उभरे। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल है, पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी में हुए तख्तापलट पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। इस घटना को संदर्भ मानते हुए वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र के पतन पर एक टिप्पणी लिखिए। दूसरा सवाल है, पिछले कुछ सालों में यूरोप आतंकवादी हमलों का एक बड़ा केंद्र क्यों बन गया है? कारणों को सूचीबद्ध करते हुए आतंकवाद को रोकने के लिए सुझाव दीजिए। और अंतिम सवाल है, ब्रिक्स देशों के बीच आपसी समन्वय और अंतर्भेदों को बताते हुए उसकी वास्तविक प्रासंगिकता पर एक लेख लिखिए। तो हमें उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले सप्ताह फिर नए मुद्दों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार।